हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के ऑफिशियल जो मॉडल सेट जारी किया गया है उनके हम लोग संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी वे से। तो आप देखेंगे पूरे यूट्यूब भर में सबसे पहले जो है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर की उसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेक्शन बी में है दिया गया है कि 1 से 20 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर रहेंगे, जिनमें से आपको कि नहीं 10 प्रश्नों का ही आंसर देना है, यानी कि 50% का आंसर देना है और 50% क्वेश्चंस का आंसर आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लीजिए, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग हल जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए इसके संपूर्ण हल को बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जलीय पौधों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। ये प्रश्नोत्तर बहुत ही अच्छा सवाल है कि जलीय पौधों को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो वे सभी पौधा जो जल में अथवा अति आर्द्र भाग में ही विकसित होता है तथा इनका जो तना होता है प्रायः लंबा और मुलायम होता है, उसी को ही जलीय पौधा कहते हैं, जैसे केला हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वे सभी पौधा जो जल में अथवा अति आर्द्र भाग में ही विकसित होता है और तथा इनका जो तना होता है प्रायः लंबा और मुलायम होता है, उसी को ही हम लोग जलीय पौधे के नाम से जानते हैं। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा वह केला के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है, सभी आपको बोर्ड मॉडल जो क्वेश्चन आपको दिया गया था ऑफिशियल मॉडल पेपर में, उन सभी क्वेश्चन को ही हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में निम्न अंतर होता है, ये सबसे पहले हम लोग को लिखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है। तो हम लोग सबसे पहले खाद्य श्रृंखला को जानेंगे, उसके बाद हम लोग खाद्य जाल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला में है कि खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है, और वहीं दूसरा है कि एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर में जीवों से जुड़ता है, और तीसरा है कि इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। तो वहीं चौथा है कि यह एक सरल प्रक्रिया भी होती है। तो खाद्य श्रृंखला को हम लोग बहुत ही आसानी से देख चुके हैं। तो अब देखेंगे खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल में क्या होता है दोस्तों कि खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित होता है। तो उसमें सीमित था दोस्तों, इसमें असीमित हो जाएगा। तो इसमें विभिन्न जीवों समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। तो वहीं यहाँ पे है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए यह एक सरल प्रक्रिया थी, तो वहीं यहाँ पे जो खाद्य जाल होता है यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा कि यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। तो जो खाद्य जाल होता है वह बहुत से श्रृंखला का एक जाल होता है जो एक पूरे परितंत्र में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आप अगर दोस्तों अंतर अगर 2 से 3 भी अगर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूर्णतः अंक मिल जाएगा, यानी कि 2 में 2 अंक आपको मिल जाएगा, पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं। 2 या 3 भी अगर अंतर लिखते हैं दोस्तों तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में आपको कहीं से भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है, तो वहीं उसमें क्या होती है, इसमें असीमित रहती है। तो वहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर में जीवों से जुड़ता है। तो तीसरा है इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं, यह एक सरल प्रक्रिया है। तो वहीं यहाँ पे खाद्य जाल में क्या हो जाएगा कि खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है, और यहाँ पे इसमें विभिन्न जीव समुदाय के उपभोक्ता अवघटक में सम्मिलित होते हैं, यह एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। और यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से जानेंगे जो आपको याद भी हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे कि निम्नांकित बीमारियों के रोगजनक का नाम लिखें। क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग, और फाइलेरिया किसी के कारण होता है तो ब्यूचेरेरिया नामक नेमेटोड्स के कारण होता है। और एड्स तो जानते हैं HIV के कारण, और दांत जो होता है दांत खुजली जो होता है वो राइजोपस नामक ये फफूंद के कारण ही हो पाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। और फाइलेरिया जो हो जाएगा जिसे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है, बुचरेरिया या नेमेटोड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स से तो HIV
और यहाँ पे दाद राइजोपस फफूंद हो जाएगा। और एड्स में कौन सा टेस्ट लगता है दोस्तों, जल्दी से टाइप कर दीजिए कि एड्स में कौन सा टेस्ट लगता है। और यहाँ पे देखिए कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो अनिषेक जनन क्या होता है, उदाहरण के साथ यहाँ पे बता रहा है। तो प्रजनन की वह विधि जिससे अंड या मादा युग में बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों के विकसित हो जाते हैं, अनिषेक जनन कहलाता है। जैसे केला हो जाएगा, सेब हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसानी वे से सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से देख लेंगे, आपको पूर्णतः याद भी हो जाएगा दोस्तों इसी सेशन में, कि प्रजनन की वह विधि जिसमें अंड या मादा युग में बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों को विकसित करते हैं, उसी को ही हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। जैसे केला हो जाएगा, सेब हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिका अंगों के नाम लिखे। तो यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक तथा द्वितीय लसिका के नाम लिखे। तो सबसे पहले जो लिखेंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिका के अंगों के नाम निम्नलिखित होते हैं। और प्राथमिक लसिका में क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा हो जाएगा और यहाँ पे थाइमस हो जाएगा। और द्वितीयक लसिका में क्या होता है कि प्लीहा, अपेंडिक्स, लसिका नोट्स होता है या आदि यहाँ पे लिख सकते हैं। दो भी लिखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि 2 अंक आपको पूर्णता मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक लसिका में अस्थिमज्जा हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा। द्वितीय लसिका में प्लीहा हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, लसिका नोट्स भी हो जाएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त PDF लिए हैं इस चैनल के माध्यम से, जो भी परचेस किए हैं, या 1 PDF लिए हो या 2 PDF लिए हो या 3 PDF लिए हो, उनको आप ये जो हो रही है प्रश्न उत्तर, वो सभी PDF आपको फ्री में ही दिया जाएगा। जितने भी अब PDF जो आएंगे, जो सेशन मान लीजिए अगर अलग से सेशन जो करवाया जा रहा है, जो भी अगर परचेज किए हैं PDF हमारे से, तो उनको फ्री में ही ये सभी PDF दिया जाएगा दोस्तों। और आप भी अगर लेना चाहते हैं दोस्तों PDF, तो ज़रूर लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि PDF ले लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। यानी कि मात्र आपको 99 रुपीज़ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दिया जा रहा है। उसे आप लेकर अपनी तैयारी को मजबूत बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कांटेक्ट करना हो तो इसी नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, 77 160 20 77। तो यहाँ पे है भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखें। तो भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यान इस प्रकार से हैं, यानी कि हम लोग नाम यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। तो पूछ लिया गया था कि भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हम लोग को यही पूछा गया था, लेकिन ये हम अलग से इसलिए बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर पूछेगा कि जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित हो जाएगा। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो है सभी प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि जिम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हो जाएगा। और यहाँ पे मॉडल पेपर में ये भी प्रश्नोत्तर पूछ लिया गया था कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। बिल्कुल ही आसानी से समझेंगे कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन को परिभाषित करें तो क्रोमोसोम की संरचना, संख्या तथा पूर्ण समुच्चय में होने वाले कोई भी बदलाव गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम की संरचना, संख्या तथा पूर्ण समुच्चय में होने वाली कोई भी बदलाव जो होता है उसे को ही हम लोग गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। PDF की जानकारी लेना हो तो इसी नंबर पे आप कॉल करके आप PDF को जानकारी ले सकते हैं, या WhatsApp के माध्यम से इसी पर आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे है कि शुक्राणु जनन को संक्षेप में समझाइए। बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों इसे जान लेंगे, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा दोस्तों कि शुक्राणु जनन आखिर होता क्या है। तो शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। और मनुष्य के शुक्राणु को लिंग निर्धारण के लिए ये भी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के शुक्राणु में X और Y 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पे आप आसानी से समझने के प्रयास करेंगे कि शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक, जिन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। और मनुष्य के शुक्राणु को लिंग निर्धारण के लिए भी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के शुक्राणु X और
वाई दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा। जो मान लीजिए लिंग जो निर्धारण किया जाता है वह पुरुषों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है और वाई और एक से मिलेगा तो उस समय लड़का का जन्म होगा, और मान लीजिए अगर एक से एक्स अगर मिलता है तो उस समय लड़की का जन्म होता है, याद रखिएगा। तो वह पुरुष पर ही निर्भर करता है कि क्या जन्म लेगा और क्या जन्म नहीं लेगा, तो वो पुरुष पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष के पास ही ये इकलौता जो है वह वाई गुणसूत्र होता है। अन्यथा जो स्त्रियां होती है उसमें एक से एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करें, तो बिल्कुल ही इसे भी हम लोग आसानी से समझेंगे। सभी परिभाषाओं को इस प्रकार से लिखा गया है ताकि आप इसे एक से दो बार भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पूर्णतः आपको याद भी हो जाएगा कि पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करें। तो पारिस्थितिक विविधता को का आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से है, जैसे वन, घास का मैदान, मरुस्थल या झील हो जाएगा आदि। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको डाउट थोड़ा सा भी नहीं होगा कि पारिस्थितिकी विविधता का आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से होती है, जैसे वन हो जाएगा, वन घास का मैदान हो जाएगा, मरुस्थल या झील आदि हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे है जो भी PDF ले चुके हैं उनके लिए ये जो आज का जो सेशन ये होने वाली है उनको आपको फ्री में ही ये सभी PDF दिया जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है वो सभी PDF आपको फ्री में ही दिया जाएगा जो PDF लिए हैं हमसे। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम पर एक टिप्पणी लिखे। तो RNA पॉलीमरेज DNA में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी को RNA में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार आवश्यक एंजाइम ही होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हम लोग जान चुके हैं कि RNA पॉलीमरेज DNA में संग्रहित आनुवंशिक जानकारी को RNA में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार आवश्यक एंजाइम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि पर परागण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो यहाँ बताने कि पर परागण को उदाहरण के साथ परिभाषित करना है, तो इसका राइट आंसर हम लोग बिल्कुल ही आसानी से जानेंगे कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी के प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं, उसी को ही पर परागण कहते हैं। जैसे राखी बेल हो जाएगा, अंगूर या सेब हो जाएगा इसका उदाहरण। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित करते हैं, उसी को ही हम लोग पर परागण के नाम से भी जानते हैं। जैसे राखी बेल हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा या सेब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं, और हम लोगों से ये भी प्रश्नोत्तर पूछ लिया गया था कि योजक कड़ी तथा विलुप्त कड़ी के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो योजक कड़ी क्या होता है बिल्कुल ही हम लोग आसानी से जानेंगे। तो योजक कड़ी सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि योजक कड़ियाँ विशेष रूप से जीवित जीवधारियों से संबंधित है, जो जीवों के दो अलग अलग समूहों की विशेषता के लिए हुए रहते हैं। ऐसे जंतु जिनमें दो समूहों के लाक्षणिक गुण उपस्थित हो योजक कड़ी कहलाता है। बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि योजक कड़ियाँ विशेष रूप से जीवित जीवधारियों से संबंधित रहता है, जो जीवों के दो अलग अलग समूहों की विशेषता को लिए हुए रहते हैं, यानी कि जो अलग अलग जो समूह होते हैं उसके विशेषता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं योजक कड़ी। और ऐसे जंतु जिनमें दो समूहों के लाक्षणिक गुण उपस्थित हो तो उसी को ही हम लोग योजक कड़ी के नाम से जानते हैं। तो वहीं यहाँ पे विलुप्त कड़ी हम लोग देखेंगे कि वे सभी प्राणी जो विलुप्त एवं प्राचीन समय से संबंधित रखते हैं उसी को ही हम लोग विलुप्त प्राणी कहते हैं। जैसे चिंपैंजी से मानव का विकास। तो सबसे पहले क्या होता है कि चिंपैंजी उस समय जिंदा थे, लेकिन चिंपैंजी से ही हम लोग को मानव का विकास हुआ। तो यहाँ पे इसके उदाहरण आप देख सकते हैं कि विलुप्त कड़ी वे सभी प्राणी जो विलुप्त एवं प्राचीन समय से संबंधित रखते हो उसी को ही हम लोग विलुप्त कड़ी भी कहते हैं। अब अगर आपको PDF की जानकारी लेना हो तो इसी नंबर पर आप कॉल करके आप PDF की जानकारी ले सकते हैं। आपको बहुत ही कम फी में आपको दे दिया जाएगा 3 सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि BDNA तथा ZDNA में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो लिखेंगे कि BDNA तथा ZDNA में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ BDNA और एक तरफ ZDNA लिखकर डैश देंगे। तो यहाँ पे BDNA में देखेंगे कि इसमें कुंडलन दक्षिणावर्त होता है, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों BDNA में जो है यह दक्षिणी साइड में होता है, तो वहीं इसमें जो कुंडलन होता है वह वामावर्त होता है। तो वहीं इसमें हेलिक्स की लंबाई जो होता है वह 34 एंगस्ट्रम होता है, तो वहीं इसमें हेलिक्स की जो लंबाई होती है
ZDNA में इसमें 69 एंगस्ट्रम होता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर जो होता है वह 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रम, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दो क्षारक युग्मक के बीच की दूरी जो होता है 3.38 एंगस्ट्रम होती है, तो वहीं इसमें दो क्षारक युग्मक के बीच की जो दूरी होती है 5.71 एंगस्ट्रम होती है। और यहाँ पे देखिए कि इसमें क्षारक युग्मक की संख्या 10 होती है तो इसमें क्षारक युग्मक की संख्या 12 होती है। और दोस्तों 2 से 3 भी अगर अंतर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपका पूर्णतः अंक मिल जाएंगे, 2 में 2 अंक दोस्तों। 4 यहाँ पे इसलिए बताया गया है ताकि आप कोई भी आप 4 याद कर लेते हैं तो आप कोई भी बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बोर्ड मॉडल में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे मॉडल पेपर से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वह मॉडल पेपर से सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से हम लोग ऑफिशियल देख रहे हैं, इसके सोल्यूशन को आपको बिल्कुल ही फ्री में ही आपको ये सभी सोल्यूशन करवाया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर। यानी कि सबसे पहले जो है पूरे यूट्यूब पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन या इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी किया जा रहा है। और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दोस्तों फिजिक्स का अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा, वह निकाला जा चुका है। और यहाँ पर देखिए कि नर नसबंदी के बारे में बताइए। तो पुरुष बांध्यकरण या पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोमी पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया होती है। यानी कि देखिए बांध्यकरण को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, वेसेक्टोमी के नाम से भी जाना जाता है और शल्य क्रिया के नाम से भी यानी कि बांध्यकरण प्रक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष बांध्यकरण या पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोमी पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया होती है। और इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरोध कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच पाता। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, जहां शुक्राणु बनता है वहां से एक नली निकलती है, उस नली को काट कर उसको बांध दिया जाता है, जिसके कारण वह मान लीजिए वह किसी स्त्री के साथ अगर संबंध बनाता है तो उस समय वह शुक्राणु बाहर नहीं निकलता है और स्त्री के साथ वह संबंध भी बना पाता है। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों, वह कभी भी वह पिता नहीं बन सकता है। अगर बांध्यकरण अगर करवा लेते हैं तो वह किसी भी मान लीजिए किसी भी स्त्री के साथ अगर संबंध बनाता है तो वह जो स्त्री है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। बांध्यकरण करवा लेने से यही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देखिए हंसने की बात नहीं है दोस्तों, ये जो है ये प्रकृति का देन है दोस्तों, हम लोग तो कुछ बदल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही आसानी से देखिए दोस्तों कि पुरुष बांध्यकरण या पुरुष नसबंदी या वेसेक्टोमी पुरुषों के लिए शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया होती है। इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरोध कर दी जाती है, यानी कि उसको जो काट कर उसे बांध दी जाती है, और जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सकता है। और मान लीजिए आपको PDF लेना है तो PDF आपको इसी नंबर पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। PDF आपको बहुत ही कम फी में, आप पूरे YouTube पर सबसे कम फी आपको यहीं से आपको मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल ही आसानी से आप लेकर अपनी तैयारी को बिल्कुल ही मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। कम समय में आप अधिक मार्क्स इन्हीं PDF के माध्यम से आप ला सकते हैं दोस्तों, पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके आप PDF लेना हो तो ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ बाह्य निषेचन, एक तरफ आंतरिक निषेचन लिख कर देंगे। तो यहाँ पे नाम से भी आप एक अंतर लिख सकते हैं कि बाह्य निषेचन में क्या होता है, यह निषेचन शरीर के बाहर होता है, तो वहीं आंतरिक जो होता है यह शरीर के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि बाह्य निषेचन में क्या होता है, इसमें मैथुन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें मैथुन क्रिया की आवश्यकता होती है आंतरिक निषेचन में। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और वहीं यहाँ पे देखिए कि बाह्य निषेचन में कि इसमें सहायक प्रजनन अंगों का अभाव होता है, तो इसमें सहायक प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ही आसानी से इससे सभी क्वेश्चंस को अब तक हम लोग देखते आ रहे होंगे। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल ही आसानी से सभी क्वेश्चंस को प्रोवाइड भी किया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में की ऑफ सक्सेस का कार्य करेगी। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किए होंगे अभी तक वीडियो को जरूर ही लाइक कर लीजिएगा। तो ये हम लोग इसे एक बार और रिकॉल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको 100% याद हो जाए अभी के अभी दोस्तों, कि बाह्य तथा आंतरिक निषेचन में निम्न अंतर होता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है
कि यह निषेचन शरीर के बाहर होता है और वहीं आंतरिक निषेचन में यह निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो बाह्य निषेचन में इसमें मैथुन की क्रिया आवश्यकता नहीं होती है, तो वहीं इसे मैथुन की क्रिया की आवश्यकता होती है। और इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहीं इसमें निषेचन के लिए आवश्यकता नहीं होती है माध्यम की। तो यहीं यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें सहायक प्रजनन अंगों का अभाव होता है, तो वहीं इसमें सहायक अंगों की प्रजनन की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पे अभाव होते हैं, यहाँ पे आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्णन योग्य चिन्हक से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल ही आसानी से आप कवर कर सकते हैं इस प्रश्न को कि वर्ण योग्य चिन्हक से आप क्या समझते हैं। तो एक वर्ण युग्म चिन्हक जीन का ऐच्छिक जीन के साथ संयुग्म रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान में सहायक होता है, उसी को ही हम लोग वर्ण योग्य चिन्हक से के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं कि एक वर्ण युग्म चिन्हक जीन का ऐच्छिक जीन के साथ संयुग्म रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान में सहायक होता है, उसी को ही हम लोग वर्ण योग्य चिन्हक से के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल ही आसानी से दोस्तों कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जो आएगी दोस्तों वह लॉन्ग क्वेश्चन आपके बीच आने वाली है। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग संपूर्ण जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था वह सभी को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ आपको इसी नंबर पर मिल जाएगा दोस्तों 77 160 20 70 7 पर आपको मात्र फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायोलॉजी का अगर सब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये कोई ज़्यादा फी नहीं है दोस्तों, ये पूरे यूट्यूब पर सबसे जो कम फी है वह इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड भी किया जाता है और आपके लिए की ऑफ सक्सेस का कार्य भी करेंगे दोस्तों। क्योंकि कम फी इसलिए लिया जाता है ताकि आपका रिजल्ट बेटर हो। हम चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वह बेटर से बेटर हो। अगर 200 रुपये लेना चाहते हैं तो मात्र आपको 80 रुपये में हो जाएगा दोस्तों। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसी नंबर पे अगर आप संपर्क करके लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 77 160 20 70 7। तो अभी के इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।